नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपके लिए कमोडिटी मार्केट की खबरें तो लाते हैं, साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आते हैं। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे आपका परिचय करवा दें। अनुज गुप्ता हैं IIFL सिक्योरिटीज से, रविंद्र राव हैं कोटक सिक्योरिटीज से, बिटूपन मजूमदार हैं bmazumdar.com के, साथ ही सुरेंद्र मेहता हैं इफ्जा के सेक्रेटरी हमारे साथ, जिनसे हम जानेंगे गोल्ड और सिल्वर पर रहा है। तो चलिए सबसे पहले टॉप 10 खबरें फटाफट से आपको बता देते हैं कि कहां सबसे ज्यादा एक्शन दिख रहा है। गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो शुक्रवार जो शाम के सत्र में जो रैली दिखी थी वो आज कंटिन्यू होती दिख रही है। 400 रुपए से ज्यादा की तेजी गोल्ड में और 700 रुपए से ज्यादा की मजबूती हम चांदी में देख रहे हैं। क्रूड हल्की तेजी यहां पर भी दिख रही है, $83 के ऊपर ब्रेंट क्रूड का भाव है। नेचुरल गैस में आज दायरे में कारोबार है, 203 रुपए के आसपास। बेस मेटल्स में चौतरफा खरीदारी है, लेकिन वो खरीदारी एक सीमित दायरे में, आधे % के आसपास की तेजी ज्यादातर काउंटर्स में दिख रही है। एग्री मार्केट की बात करें तो कैस्टर आज अच्छी तेजी दिख रही है, 6,500 रुपए के ऊपर चला गया, करीब करीब 2% की तेजी यहां पर दिख रही है। गुआरगम हल्की कमजोरी है, 11,800 के आसपास। हल्दी और धनिया लगातार यहां पर बिकवाली का रुख है, 6,800 के पास, दोनों ही काउंटर ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन जीरे में तेजी दिख रही है, करीब करीब आधे % की मजबूती दिख रही है। लेकिन चलिए अब बात कर लेते हैं गोल्ड की, क्योंकि गोल्ड में जिस तरह की रफ्तार बनी है, ऐसे में क्या इस तेजी की जो गाड़ी है उसमें सवार होना चाहिए या बहुत ज्यादा तेजी की संभावना नहीं है। सुरेंद्र मेहता साहब हमारे साथ हैं। सर मेहता जी, क्या लग रहा है ये जो तेजी आई है गोल्ड की, इसमें खरीदारी करें या अभी रुके, फिर से करेक्शन आएगा गोल्ड में? इस तरह से अमेरिकन बाजारों के अंदर जो बैंक को लेकर, बैंक के क्राइसिस को लेकर एक जो खबर आई थी वो काफी लेट आई थी, और जब ऑलमोस्ट अमेरिकन बाजार खुले थे उस वक्त ये न्यूज आई। और उसके बाद शुक्रवार को ही हमने एक बहुत बड़ी रैली देखी गोल्ड के अंदर। गोल्ड के दाम लगभग भारतीय बाजारों में 900 रुपए तक अचानक से ऊपर बढ़ गए। और आज सुबह भी जब भारतीय बाजार खुले हैं, उसके पहले हमने देखा कि गोल्ड स्पॉट में $1894 तक चला गया। मुझे लगता है कि जब तक यूएस की तरफ से कोई स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं आता है तब तक इस प्रकार की वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। फिलहाल मैं मानता हूं कि जो रेंज है वो $1836 से $1894 के बीच में रहेगी। लेकिन यदि यूएस की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट डिपॉजिटर के हित में नहीं आया तो मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होगा और गोल्ड यहां से $1920 स्पॉट मार्केट में जा सकता है। यदि मैं भारतीय बाजारों की बात करूं तो लगभग 55,400 से लगा के 57,200 के बीच में रेंज बन रही है। और यदि यूएस की तरफ से कोई स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं आता है तो ये गोल्ड हमें वापस 58,000 के आसपास भारतीय बाजारों में देखने को मिल सकता है। यानी अगर कोई रिवाइवल के लिए कुछ प्लान्स नहीं आते हैं, कुछ बेल आउट को लेकर कुछ संकेत वहां से नहीं मिलते हैं, तो डेफिनेटली ये तेजी बढ़ सकती है, ऐसा मेहता जी को लगता है। जो रेंज ये देख रहे हैं नियर टर्म में 55,400 से 57,200 का रेंज M6 पर दिख रहा है। चांदी को लेकर सर क्या लग रहा है? चांदी में भी अच्छी तेजी दिख रही है, 1.5% से ज्यादा की तेजी हमने शुक्रवार के सत्र में भी देखी और आज भी अच्छी तेजी है। क्या यहाँ पर ज्यादा तेजी की गुंजाइश लग रही है आपको? जी देखिए, चांदी डेफिनेटली गोल्ड को ही फॉलो करेगा और हमने इसी वजह से शुक्रवार को चांदी में भी एक इवनिंग रैली हमने देखी थी। वही रैली बरकरार रहने की मुझे उम्मीद है। मैं मानता हूं कि $21.19 ऊपर में एक बहुत बड़ा इसका रेजिस्टेंस है और नीचे का सपोर्ट $19.90 के आसपास है। लेकिन बहुत कुछ डिपेंड करेगा आज किस प्रकार से अमेरिकन इक्विटी बाजार भी रिएक्ट करते हैं, क्योंकि हम भारतीय बाजारों को देख रहे हैं ऑलमोस्ट भारतीय इक्विटी मार्केट लगभग फ्लैट है। यदि डाउ जोन्स में बहुत तेज गिरावट आती है तो हमें सोने और चांदी दोनों में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। अरे इक्विटी मार्केट को रिस्की एसेट्स की तरफ किस तरह का फोकस रुझान रहता है वो काफ़ी अहम होगा, और वही रुझान अगर उधर कम होता है तो डेफिनेटली यहाँ पर गोल्ड सिल्वर को फायदा मिलेगा। शुक्रिया मेहता जी, आपने वक्त निकाला। अनुज जी, ट्रेडर्स के लिए आप क्या सलाह दे रहे हैं जो गोल्ड और सिल्वर में ट्रेड कर रहे हैं? क्या उनके लिए अभी रिस्की है? जिस तरह से मार्केट वॉलेटाइल है, क्या ट्रेड से अभी दूर रहना चाहिए? उनके लिए क्या सलाह है?
विश्वमोहन जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, लास्ट वीक में जो हमने अगर हम लास्ट वीक का स्टार्टिंग देखें तो उस टाइम पे जोरम पोवेल ने बोला कि जो स्टेटमेंट है वहाँ पर वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे। बट उसके बाद हमने देखा कि कहीं ना कहीं जो सिलिकॉन वैली बैंक और साथ में सिग्नेचर बैंक, दो बैंक का इशू सामने आता हुआ दिखाई दिया। तो उसके बाद वो थोड़े से कूल ऑफ होते हुए दिखाई दिए और वो अगेन बैंकिंग सिस्टम को स्टेबलाइज करने की बात कर रहे हैं। तो हो सकता है कि वो जो इंटरेस्ट रेट है वो उनका जो हॉकिश है वो लेस हॉकिश हो जाए और वो इंटरेस्ट रेट ना बढ़ाएं। तो उसके बाद से हमने देखा कि जो यूएस के अंदर डॉलर था वो 105 के ऊपर ट्रेड कर रहा था। अब अगर हम देखें तो वो 103.50 के नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। साथ में हमने देखा लास्ट वीक जो एनएफपी के डेटा आए थे वो भी थोड़े से वीक आए थे। उसके बाद गोल्ड ने रफ्तार पकड़ी है और हमने देखा कि गोल्ड ऑलमोस्ट $1809 से करीबन 1880 $1885 तक के लेवल केवल 2 दिन में ही ऑलमोस्ट $70 की रैली हमने गोल्ड में 2 दिन में आते हुए देखी। तो कहीं ना कहीं जो गोल्ड का मोमेंटम है वो पॉजिटिव रहा, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में गिरावट रही और जो ये एक अनसर्टेनिटी वाला माहौल बना है तो सेफ हेवन डिमांड के तौर पर हमने गोल्ड में एक रिकवरी आते हुए देखी। वहीं डॉलर इंडेक्स 103.50 के आसपास आया तो वहां से भी सपोर्ट मिला। तो मुझे लगता है कि जो ये गोल्ड में गिरावट आई थी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी थी, जिसको हम पहले भी इंडिकेट कर रहे थे कि गोल्ड सिल्वर में बायो एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज करना चाहिए। तो वही ट्रेंड हमने यहाँ पर आते हुए देखा। हमें लगता है कि अभी जो इनिशियली है, क्योंकि अभी एफएमसी की मीटिंग होनी है और हमारा मानना है कि इस मीटिंग के अंदर वो हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट बिल्कुल भी ना बढ़ाए, फ्लैट रहे, तो उससे भी गोल्ड को काफी हद तक सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा। तो मेरे हिसाब से गोल्ड और सिल्वर दोनों के अंदर ही मोमेंटम पॉजिटिव है। पर्टिकुलर गोल्ड मुझे लगता है कि 1890 का एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, अगर वो ब्रेक होता है तो 1910 से लेकर 1920 डॉलर तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। वहीं 56,800 एक रेजिस्टेंस है एमसीएक्स में। 56,800 अगर ब्रेक होता है तो मुझे लगता है कि ऊपर में 57,500 से लेकर 58,000 तक के लेवल यहाँ पर देखे जा सकते हैं। तो स्ट्रेटेजी वाइज अगर हम बात करें इंट्राडे में तो यहाँ पर मैं खरीदारी की सलाह देना चाहूंगा। मुझे लगता है कि गोल्ड के अंदर करीबन 56,500 में ऑलमोस्ट करंट रेट के आसपास से खरीदारी करें, 56,250 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 56,800 तक हो सकता है। तो गोल्ड के अंदर इंट्राडे में खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। और जिस तरीके से एक टर्न अराउंड यहाँ पर देखने को मिला है, जियोपॉलिटिकल टेंशन और साथ में अगर देखें तो अगर देखें तो कहीं ना कहीं जो एक अनसर्टेनिटी वाला माहौल यहाँ पर दिखा है, इक्विटी मार्केट में गिरावट देखने को मिली, तो उससे एक सेफ हेवन डिमांड जो है गोल्ड में वो यहाँ पर लौटती हुई दिखाई दी है। तो मुझे लगता है कि गोल्ड के अंदर खरीदारी का ट्रेड रखना चाहिए। ओके, रविंद्र जी, आपको भी लग रहा है कि गोल्ड और सिल्वर में खरीदारी का ही के मूड से ही चलना चाहिए, यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए फिलहाल इतनी तेजी के बाद भी? बिल्कुल विश्वमोहन जी, गुड मॉर्निंग आपको। जैसे हमने आपके शो पे वीकली व्यू में कहा था कि गोल्ड सिल्वर दोनों ही एक सपोर्ट की तरफ ट्रेड कर रहा है। अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में 1810 $1805 का 252 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट था, और सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में अराउंड $20 के आसपास वीकली चार्ट्स पर सपोर्ट था। डेटा थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट था, जो हमने कहा था कि डेटा अगर सपोर्टिव आता है इसके लिए गोल्ड सिल्वर दोनों के लिए, तो फिर हम एक अच्छा खासा जंप देख सकते हैं। एंड वी ऑल्सो मेंशन्ड कि 1870 तक के लेवल्स हम कॉमिक्स में देख सकते हैं, जो कि अभी ऑलमोस्ट आ गया है, इनफैक्ट उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि दो फैक्टर्स है। एक तो जो नॉन फार्म पेरोल्स का डेटा है, अगर उसका अनएम्प्लॉयमेंट रेट और वेजेस ड्रॉप देखे तो दैट इज सपोर्टिव, जिसके ऊपर फेड की नजर थी। और उसी से जो इंटरेस्ट रेट 50 बेसिस पॉइंट का जो एक्सपेक्टेशन था, जो कि फ्राइडे तक इट वाज अराउंड 56 to 60% की 50 बेसिस पॉइंट हाइक होगा, लेकिन डेटा के बाद ये चेंज हो गया एंड 25 बेसिस पॉइंट पे अराउंड 60% का प्रोबेबिलिटी आ गया। एंड जो सिलिकॉन वैली बैंक का जो स्टोरी है यूएस में, आई थिंक दैट इज आल्सो सपोर्टिंग एज अ सेफ हेवन फॉर गोल्ड। अभी अगर आप सीएमए फेड वॉच टूल देखें तो 50 बेसिस पॉइंट तो अभी ऑलमोस्ट जीरो हो गया है, और 25 बेसिस पॉइंट पे अराउंड 99% प्रोबेबिलिटी है। तो दैट शोज कि जो फेड का स्टांस होगा 22 मार्च को जब भी उनका मीटिंग है, उसमें आइदर दे माइट गो फॉर अ 25 बेसिस पॉइंट हाइक और दे माइट नॉट गो फॉर अ हाइक। लेकिन अभी एज ऑफ नाउ लग रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट हाइक हो सकता है अगर उनके फाइनेंशियल सेक्टर में और ज्यादा कोई क्राइसिस ना हो तो। कोई भी सिनेरियो में आई थिंक गोल्ड को एक पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, गोल्ड सिल्वर दोनों में ही। हमें लग रहा है कि गोल्ड में 1902 से $1903 तक का एक लेवल दिख सकता है इंटरनेशनल मार्केट्स में। और अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में करीब $21 से लेकर 2150 तक का लेवल हम इंटरनेशनल मार्केट में देख सकते हैं, विच ट्रांसलेट्स टू समवेयर अराउंड 64,500 to 65,000 इन सिल्वर। और अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में 57,000 से 57,200 तक के लेवल्स हम देख सकते हैं।
तो आई थिंक वॉलेटिलिटी रहेगी, तो डिप में खरीदारी करने के ही आई थिंक एडवाइस रहेगा इसमें। और क्योंकि ये वीक में सीपीआई डेटा है, तो सीपीआई डेटा काफी क्रूशल रहेगा, तो वो उसे एक वॉच करना चाहिए। एक्सपेक्टेशन तो सीपीआई भी कम होने का ही है, दैट अगेन सपोर्ट्स गोल्ड सिल्वर बोथ। तो मेरे हिसाब से डिप में बाइंग करना ही बेटर स्ट्रेटेजी होगी, एटलीस्ट टिल द एफओएमसी मीट कंक्लूड्स। यानी डिप में बाइंग की सलाह अब तक तीनों एक्सपर्ट्स। आपको क्या लग रहा है चार्ट देखकर बिटपन, आप क्या फील कर रहे हैं? आपको क्या लग रहा है यहाँ पे खरीदारी करके जाना चाहिए गोल्ड और सिल्वर में? चार्ट में तो एक रिएक्शनरी मूवमेंट है सिल्वर में, लेकिन गोल्ड में 3 दिन का फॉलो थ्रू बाइंग है। और जो स्पॉट गोल्ड में ब्रेकआउट हुआ मार्केट में समथिंग अराउंड $1860 का, वो काफी स्ट्रांग है। अभी फिलहाल के लग रहा है कि 1910 या 1900 के आसपास मार्केट जा सकता है। और फिलहाल अगर मैं मार्केट देखता हूँ तो 56,500 के आसपास गोल्ड चल रहा है। तो यहाँ पे कोई भी डिप आता है समथिंग अराउंड 56,300 या 250 के आसपास अगर बाय कर सकते हैं, 56,800 to 56,900 तक मार्केट पॉसिबल है। तो यहाँ पे अभी मोमेंटम थोड़ा पॉजिटिव है, थोड़ा रिएक्शनरी मूव आ रहा है, क्योंकि गोल्ड ने स्पॉट का 1800 सपोर्ट नहीं तोड़ पाया और यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी है। और साथ में जो भी डेवलपमेंट है, जो भी एसबीआई बैंक का, जो भी सिलिकॉन वैली बैंक का जो भी आया है, तो यहाँ से लग रहा है कि थोड़ा सा शायद फेड का स्टैंस यहाँ पे कॉशियस होगा, उस तरह का मार्केट में एक्सपेक्टेशंस है। तो इसके कारण थोड़ा सा शायद यहाँ से मार्केट में तेजी रहेगा, थोड़ा एक पॉजिटिव मूवमेंट दिख रहा है। गोल्ड लग रहा है कि लीड करेगा, सिल्वर थोड़ा ड्रैग हो रहा है, लेकिन तब भी सिल्वर में प्रोबेबली 64,800 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर ये गोइंग फॉरवर्ड टूटता है तभी थोड़ा तेजी बनेगा, नहीं तो वहां तक मे बी यहाँ से और 700-800 रुपए का सिल्वर में भी पुल बैक बचा हुआ है। तो फिलहाल के लिए बायो डिप्स से कुछ गोल्ड सिल्वर। अभी एक्सपर्ट्स एक मत से लगता है कि अभी ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा, डिप पे बाइंग करने की सलाह फिलहाल दी जा रही है, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें। काफी इवेंट्स है और काफी खबरें आती रहती। क्रूड को लेकर बात कर रहे थे, क्रूड को लेकर क्या लग रहा है अनुज जी, यहाँ पर क्या करना चाहिए? विश्वमोहन जी, क्रूड के अंदर भी हमने एक अच्छी खासी रिकवरी देखी है। डॉलर इंडेक्स में जो हमने गिरावट देखी थी, उससे काफी हद तक गोल्ड के अंदर एक तेजी का ट्रेंड बनता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि लास्ट वीक हमने एक फ्लैट क्लोजिंग देखी थी, मगर अगर अब देखें तो एक मॉर्निंग में एक अपसाइड मोमेंटम रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पर बायो एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रह सकती है। हालांकि अगर हम एक ब्रॉडली बात करें तो 6,000 से लेकर 6,700 काफी स्ट्रॉन्ग एक ब्रॉड रेंज क्रूड ने बना ली है, जहां पर हम देखें तो पिछले 3 से 4 महीनों में कंटिन्यूस इसी रेंज में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बट अगर हम इंट्राडे की बात करें तो यहाँ पर क्योंकि डॉलर में वीकनेस है और अगर हम देखें तो सभी कमोडिटी के अंदर एक रिकवरी देखने को मिली, तो यहाँ पे क्रूड के अंदर भी एक बाउंस बैक देखा जा सकता है। तो करीबन 6,300 के आसपास खरीदारी करें, 6,180 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट ऊपर में करीबन 6,450 तक देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन में करीबन 6,400 का जो कॉल ऑप्शन है वो करीबन 81 रुपीज का चल रहा है। मुझे लगता है कि उसमें खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। 40 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 130 तक देखने को मिल सकता है। तो फ्यूचर्स के अंदर खरीदारी कर सकते हैं और ऑप्शन में 6,400 का कॉल ऑप्शन 81 के अराउंड में बाय का ट्रेड बना सकते हैं। दोनों तरह की स्ट्रेटजी आपके पास है। 6,300 फ्यूचर्स में खरीदने का लेवल है, या फिर आप 6,400 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन भी खरीद सकते हैं। लेकिन चलिए एक मस्टर्ड पर एक अहम जानकारी दे दे। हमारे साथ बाबूलाल डाटा साहब भी हैं, प्रेसिडेंट है मोपा के, मस्टर्ड ऑयल प्रोड्यूसर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। इनकी एक सेमिनार भी हुई थी, वहां से किस तरह की रिपोर्ट आ रही है सरसों को लेकर। बाबूलाल जी, क्या उत्पादन को लेकर किस तरह की रिपोर्ट निकल कर आ रही है आप लोगों के सेमिनार से? कितना उत्पादन हो सकता है? क्या इस बार रिकॉर्ड उत्पादन की उम्मीद है और पिछले साल से कितना ज्यादा? सेमिनार में जो क्रॉप सर्वे पूरे देश के प्रतिनिधियों की रिपोर्ट के अनुसार 113 लाख टन इस साल सरसों उम्मीद होने की वो है। 113 लाख पैदा होगी, 113 लाख टन। ओके सर, लेकिन भाव काफी गिर रहे हैं सर। और एक मार्च को करीब 7 लाख टन 8 लाख टन पुराना कैरी फॉरवर्ड है। सर, भाव एमएसपी के काफी नीचे गिर गए हैं। आप लोगों की इस पर क्या डिमांड है? सरकार ने हालांकि आदेश दे दिए हैं राज्यों को कि फटाफट से समय से पहले खरीदारी शुरू हो। गुजरात में तो शुरू हो गया है नाफेड की सरसों की खरीदारी, लेकिन बाकी राज्यों को लेकर क्या डिटेल्स आ रही हैं सर? नहीं, सरकार सरसों जरूर खरीदेगी 10 दिन में, 5 दिन में, 15 रोज में, ज्यादा 1 अप्रैल से। लेकिन उसके खरीदने से सरसों तो देश में मौजूद है। सरसों विदेशी तेलों के दाम बहुत मत्ते हैं, इसका सरसों खरीद से भी कोई भाव नहीं रुकेंगे या न्यू को मद्दा ही रहेगा वातावरण। 120 लाख टन की सरसों की अवेलेबिलिटी है। पिछले साल तो 25-30 लाख टन सरसों का रिफाइन बन गया था। उसके रशिया के यूक्रेन के युद्ध की वजह से बाजार विदेश बहुत तेज हो गए थे। इस साल बहुत मद्दे हैं।
सीपीओ 85 रुपए किलो हो गया। सोया निगम अप्रैल मई का करीब 96 रुपए किलो बिक गया। सनफ्लावर है जो मद्दा हो गया वो निगम 95-96 रुपए किलो बिक गया। अगर सरकार को, और इस साल देश में 1 मार्च को जो 7-8-10 लाख टन सरसों कैरी फॉरवर्ड है, सोयाबीन 15 लाख टन बैलेंस गई थी, ये जब ही खप पाएगी जब विदेशी तेलों के भाव यहाँ के तेलों के समानांतर रखे। एमएसपी तो बढ़ा दी, उस सरसों को कहाँ ले जाओगे, खपेगी नहीं। ये इस साल 120 लाख टन की अवेलेबिलिटी में केवल 60-70 लाख टन सरसों खपेगी, फिर बहुत ज्यादा बैलेंस बच जाएगी। इसलिए बहुत जरूरी है सरकार 20 से 25% आयातित तेलों पे ड्यूटी बढ़ाए, इसके समकक्ष भाव लाए। जब एमएसपी आप बढ़ाते हो। जी एमएसपी तो सर पर्याप्त बढ़ी गई है, लेकिन इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की जरूरत है ताकि किसानों को नुकसान नहीं हो। सर सरसों का कैरी ओवर स्टॉक कितना था? कैरी ओवर 1 मार्च को करीब 7 लाख से 8 लाख टन। ओके, 7 से 8 लाख टन है। क्या लग रहा है भाव अभी और मंडियों में नीचे जाने वाले हैं क्या? क्योंकि ऑलरेडी 5,000 के नीचे आ चुके हैं, भाव और गिरने की आशंका लग रही है आपको सरसों में? लेकिन तेजी नहीं है, इंडस्ट्रियां बंद हो रही है। गुजरात में 75% इंडस्ट्रियां बंद हो गई, यहाँ भी सब बंद हो जाएगी। ये ऊंचे भाव का तेल नहीं खपेगा। तो जब तक गवर्नमेंट ड्यूटी नहीं बढ़ाएगी, बिल्कुल सही बात है, बढ़ाए इसकी। हाँ सही बात है, जब तक सरकार इंपोर्ट ड्यूटी नहीं बढ़ाएगी तब तक बेहतर भाव नहीं मिलेंगे। और जिस तरह से रिफाइंड पाम तेल का इंपोर्ट देश में हो रहा है, इससे दिक्कतें और बढ़ गई है। घरेलू रिफाइनिंग इंडस्ट्री को भी नुकसान हो रहा है और दाम कम हो रहे हैं तो किसानों को भी नुकसान हो रहा है। शुक्रिया सर बाबूलाल डाटा साहब, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। चलिए, लेकिन एक और कमोडिटी है आलू, जहां पर जबरदस्त गिरावट का रुख है। अब 5 रुपए के नीचे भी थोक में भाव चले गए हैं। हालांकि रिटेल में भी भाव 20 जरूर दिख रहे हैं, लेकिन किसानों को लागत करीब 10 रुपए प्रति किलो के आसपास का है और भाव उनसे आधा मिल रहा है, इसलिए किसान परेशान है। इस पर और ग्राउंड पर क्या स्थिति है, राजेंद्र वर्मा साहब हैं, महासचिव है आलू प्याज व्यापारी महासंघ के। सर क्या लग रहा है, क्यों दाम आलू के इतने गिर रहे हैं? क्या बम्पर उत्पादन है या स्टोरेज के लिए कोई स्टॉकिस्ट की लिवाली नहीं है? देखिए, आलू की फसल बहुत ज्यादा है और आलू की नहीं, प्याज की भी बहुत ज्यादा है। असल में बरसातें जो हुई ना जनवरी फरवरी में, उनसे फसलों को बहुत लाभ हुआ और हर फसल जो है वो ज्यादा है। सब्जियां भी बहुत सस्ती हैं, आलू बहुत सस्ता है। इतना सस्ता आलू बहुत सालों से नहीं हुआ। ओके सर, सबसे ज्यादा उत्पादन क्या इस बार भी यूपी ही लीड कर रहा है आलू? हाँ, यूपी में तो लीड करता ही है। और आलू की मैं आपको एक बात बता दूं कि आलू हो प्याज हो, जब ये ज्यादा बड़े साइज में आए तो समझ लो प्रोडक्शन ज्यादा है, और जब इसका साइज छोटा हो तो समझ लो प्रोडक्शन कम है। सर एक्सपोर्ट को लेकर क्या स्थिति, क्या एक्सपोर्ट हो रहा है आलू का इस समय? देखो भाई, तो वैसे भी रूटीन में आलू का एक्सपोर्ट बहुत कम होता है। जितना होता है उससे तो ज्यादा ही होगा क्योंकि रेट कम है। ओके सर, अब स्टॉकिस्ट की लिवाली इस बार कम क्यों है? क्योंकि कोल्ड स्टोरेज तो काफी ज्यादा यूपी में बढ़ गए हैं, उसके बाद भी स्टॉकिस्ट क्यों नहीं माल को ले पा रहे हैं? क्या उन्हें डर है कि भाव आगे भी कम ही रहेंगे? नहीं, ये बात नहीं है। अभी जो आलू स्टॉक में जाता है वो अप्रैल में स्टॉक होना शुरू होगा या अभी 10 दिन बाद शुरू होगा। ये जो सर्दी का आलू है ये स्टॉक नहीं होता, ये खाया ही जाता है। फसल ज्यादा है, ये खा के ही खत्म होगा। स्टोर में रखेंगे तो महीने 2 महीने बाद खराब हो जाएगा। सर आप मंडियों में बैठते हैं, अभी मंडियों में भाव क्या चल रहा है आलू का? मंडियों में भाव आलू का चल रहा है इस वक्त 4 रुपए से लेके और 6-7 रुपए तक। ओके, किसानों की लागत कितनी होगी? कई सारे किसानों से बात की थी मैंने, तो उनका कहना था कि 10 रुपए उनकी लागत है। क्या 10 रुपए लागत है उनकी और 4 रुपए मिल रहा है भाव? बीज का बड़ा भारी फर्क होता है। 8 से 10 रुपए की लागत है। अगर बीज का रेट कम हो तो 8, बीज रेट तेज हो या नॉर्मल हो तो 10 रुपए। ओके, आगे किस तरह के ट्रेंड दिख रहे हैं? छोटा जवाब दीजिएगा राजेंद्र शर्मा जी। कोई ट्रेंड नहीं है, जो भाव है आलू ज्यादा है इसलिए कम भाव ही रहेंगे। ओके, शुक्रिया सर, आपने बहुत बढ़िया से समझा दिया कि बाजार की स्थिति क्या है। आगे भी भाव कम ही रहेंगे, बम्पर उत्पादन है और साथ ही डिमांड उस तरह की नहीं है। और पिछले साल से अगर आप दाम देखेंगे तो 20% नीचे आ गए हैं और किसानों की जो लागत है उससे काफी कम भाव है। और मंडियों में जैसा राजेंद्र शर्मा जी कह रहे हैं कि 4 रुपए प्रति किलो थोक में दाम चले गए हैं, समझ सकते हैं कितनी गिरावट आ चुकी है। शुक्रिया सर एक बार फिर से आपका। चलिए वापस से नॉन एग्री मार्केट का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ तीनों मेहमान बने हुए हैं। बेस मेटल्स पे बात नहीं हो पाई थी। रविंद्र जी, बेस मेटल्स में अगर किसी को आज ट्रेड करना है, सभी मेटल में लगभग तेजी दिख रही है, क्या पसंद आ रहा है आपको आज?
वेल मेरे हिसाब से कॉपर में जब तक कि 760 टू 763 ब्रीच नहीं करता, एक पॉसिबिलिटी है कि फिर से एक बार प्राइसेस थोड़े से नीचे आ सकते हैं। मैं इसमें 760 टू 63 के क्लोजिंग के ऊपर ही बाइंग में रहना पसंद करूंगा, या फिर डिप टुवर्ड 752 या 750 आता है तो आई थिंक दैट विल बी अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। बट जब तक कि 762-63 के ऊपर नहीं जाता तब तक इसका वीकनेस कंटिन्यू रह सकता है। सेकंड जिंक है, जिंक में जब तक कि 258 के नीचे क्लोजिंग नहीं आता तब तक इसमें थोड़ा सा एक सपोर्टेड रहेगा प्राइसेस, तो उसमें एक बार बाइंग किया जा सकता है इन डिप्स, और अपसाइड मुझे लगता है कि 265 266 तक आ सकता है, बट ज्यादा तेजी नहीं लग रही है। तो मुझे लगता है कि कमोडिटी स्पेसिफिक मूव्स होगा। तो कॉपर में या तो डिप में बाई कीजिए या फिर रेजिस्टेंस के आसपास शॉर्ट कर सकते हैं, और जिंक में डिप में बाई कर सकते हैं अंटिल 258 होल्ड्स ऑन द डाउनसाइड। कॉपर और जिंक डिप में बाइंग की सलाह, या फिर रेजिस्टेंस के बाद जाए तो ऊपर में सेल करने की भी अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हैं, लेकिन जो भी स्टॉप लॉस बता रहे हैं उसका भी ध्यान रखिएगा। बीटपन, आपको क्या पसंद आ रहा है बेस मेटल्स में आज? देखिए, मुझे भी कॉपर एंड जिंक दोनों ही पसंद लग रहा है। जिंक में देखिए मिनी कॉन्ट्रैक्ट भी लॉन्च हो रहा है, तो बहुत लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं बड़े कॉन्ट्रैक्ट में, तो मिनी कॉन्ट्रैक्ट में मेरे हिसाब से जिंक 261.50 के आसपास ले सकते हैं। 264 टू 65 का मेरा टारगेट रहेगा, 260 के नीचे स्टॉप लॉस। और मेरा और एक रिकमेंडेशन है, कॉपर में कोई भी डिप्स आता है समथिंग अराउंड 754 755 के आसपास तो बाय बनेगा, नहीं तो 763 के ऊपर सस्टेन जो लेवल उसके ऊपर भी बाइंग है। तो कॉपर में भी बाइंग है आज के लिए। मुझे लग रहा है कि तेजी है। गोइंग फॉरवर्ड मुझे लग रहा है कॉपर में थोड़ा यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टली नीचे जो रेंजिंग कर रहा है, डिक्लाइन आने के बाद जो रेंजिंग बन रहा है, तो उसके हिसाब से लग रहा है कि थोड़ा यहाँ से रिकवरी है। तो प्रॉब्ली 775 तक आउटलुक दिख रहा है, तो इमीडिएट मेरा टारगेट रहेगा 763 के ऊपर, उसके ऊपर सस्टेन करने के बाद मेरा टारगेट एक्सटेंड हो जाएगा 772 775। तो यहाँ पे दोनों काउंटर में बाय कर सकते हैं, जिंक में अभी बाय कर सकते हैं, कॉपर में थोड़ा डिप्स में बाय कर सकते हैं। अनुज जी, आपकी टॉपिक बेस मेटल्स में? विश्वमोहन जी, बेस मेटल के अंदर जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव दिख रहा है मुझे। हमें लगता है कि यहाँ पर हम दो कमोडिटी को चूज कर सकते हैं। पहला तो कॉपर ही रहेगा, 754 में खरीदारी करें, 749 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 763 तक हो सकता है। वहीं अगर हम बात करें एल्युमिनियम की, तो एक अंडर वैल्यूड हुआ है, मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो एल्युमिनियम के अंदर करीबन 204 के आसपास खरीदारी करें, 201 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 210 तक देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि बेस मेटल में भी जो एक सेंटीमेंट पॉजिटिव हुआ है कमोडिटी के लिए, वो यहाँ पर भी इंडिकेट रहेगा, और यहाँ पर भी खरीदारी की सलाह रहेगी कॉपर और एल्युमिनियम में। ओके, शुक्रिया अनुज जी आपका, रविंद्र जी आपका, बिटवन आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। मुनाफे की मंडी में फिलहाल इतना ही।